आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 10 हिंदी कोर्स बी द्वितीय सत्र अर्थात 2021-22 के प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2 पर। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने चर्चा की थी प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 1 पर। ये सब हम पहले चर्चा कर चुके हैं। समय 2 घंटे है और पूर्णांक है 40 और इसके सामान्य निर्देश सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं हैं, उन्हें पढ़ना भी है और उनका पालन भी करना है। तो पहला निर्देश है कि इसके कुल खंड 2 होंगे, खंड क और खंड ख। खंड क में कुल 3 प्रश्न होंगे और प्रश्न 3 में जो निर्देश दिए गए होंगे उन निर्देशों का पालन करते हुए इनके उत्तर देने हैं। खंड ख में कुल प्रश्न 5 होंगे और इसमें भी इसी तरह निर्देशों का पालन करते हुए प्रश्नों के उत्तर देने हैं और पूरे प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या कुल 8 होगी। प्रत्येक प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए यथासंभव क्रमानुसार उत्तर लिखें और पूरी कोशिश करेंगे कि उत्तर क्रमानुसार ही लिखें, क्रम ना बदलें। तो शुरू करते हैं। खंड क पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में दीजिए। प्रश्न अंकानुसार ही लिखने हैं। एक प्रश्न 2 अंक का होगा। आपको 2 प्रश्न करने हैं तो 2-2 अंक के हैं और कुल अंक 4 हैं। प्रश्न 1 का क प्रश्न है, कविता में कवि ने दधीचि, कर्ण और महात्मा बुद्ध आदि महान व्यक्तियों के द्वारा हमें क्या बोध करवाने का प्रयास किया है और वही मार्ग अपनाने के लिए क्यों प्रेरित किया है। तो आपको ये सबसे पहले ये देखना है कि प्रश्न कितने भागों में है। यह प्रश्न 2 भागों में है। पहले आपको बताना है कि इन्होंने क्या बोध करवाने का प्रयास किया है और फिर आपको बताना है कि वही मार्ग अपनाने के लिए क्यों प्रेरित किया है। तो इसका उत्तर आप कुछ इस प्रकार लिखेंगे। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि उत्तर को हमेशा प्रश्न के साथ जोड़ेंगे। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार लिखेंगे, कविता में कवि ने दधीचि, कर्ण और महात्मा बुद्ध आदि महान व्यक्तियों के द्वारा हमें त्याग और परोपकार जैसे मूल्यों का बोध करवाने का प्रयास किया है। कवि बताना चाहता है कि इन दानवीरों और परोपकारियों का जीवन परोपकार और त्याग से भरपूर था। वही मार्ग अपनाने के लिए इसलिए प्रेरित किया है क्योंकि कवि चाहता है कि मनुष्य उपरोक्त महापुरुषों की तरह अनूठे कार्य करके मानवता की रक्षा करे और त्याग एवं परोपकार करके मनुष्यता को कायम रखे। प्रश्न को देखकर, प्रश्न को पढ़ने के बाद घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जितने भी प्रश्न आपको इस प्रश्न पत्र में दिए जा रहे हैं सभी पाठ और कविताएं आप पढ़ चुके हैं। इनका बार बार अभ्यास भी करवाया जा चुका है। आपको प्रश्नों के उत्तर रटने नहीं हैं। आप कविताएं और कहानियां ध्यानपूर्वक पढ़ें और बार बार पढ़ें तो आपको प्रश्नों के उत्तर अपने आप ही आ जाएंगे। प्रश्न 1 का ख है, था इंद्र खेलता इंद्रजाल के माध्यम से कवि प्रकृति में हो रहे परिवर्तनों का जिम्मेदार किसे और क्यों ठहरा रहा है। इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे लिखेंगे, आप ध्यान देंगे कि पहले आपको इस पंक्ति का अर्थ बताना है, इस पंक्ति का क्या अर्थ है, और उसके बाद आपको बताना है किसे और क्यों। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे कि था इंद्र खेलता इंद्रजाल के माध्यम से कवि प्रकृति में हो रहे परिवर्तनों का जिम्मेदार किसे, भगवान इंद्र को ठहरा रहा है। अब इसका उत्तर देना है कि क्यों ठहरा रहा है। इसलिए ठहरा रहा है क्योंकि भगवान इंद्र को वर्षा ऋतु का देवता माना जाता है। इंद्र बादलों के यान में बैठकर इंद्रजाल अर्थात माया की लीला दिखा रहे हैं और आप लिख सकते हैं कि कभी कभी बारिश हो रही है, कभी धूप निकल आती है और ये सब बिल्कुल जादू के खेल जैसा है। तो ये भगवान इंद्र का इंद्रजाल है, माया का खेल है। प्रश्न 1 का ग, कर चले हम फिदा कविता और कारतूस एकांकी में वजीर अली और सैनिक के कथनों में आपको क्या अंतर और क्या समानता नज़र आती है, अपने शब्दों में उत्तर लिखिए। तो आपको पहले तो ये देखना है कि कर चले हम फिदा कविता में जो सैनिक कह रहे हैं और कारतूस एकांकी में जो वजीर अली के कथन हैं उनमें अंतर क्या है और उनमें समानता क्या है। प्रश्न के उत्तर को प्रश्न से जोड़ेंगे।
कर चले हम फिदा कविता और कारतूस एकांकी में वजीर अली और सैनिकों के कथनों में समानता यह है कि दोनों में ही वीरता, साहस, देशभक्ति और जांबाजी का भाव प्रदर्शित हो रहा है। और अंतर यह है कि कारतूस कहानी में अकेला वजीर अली मुट्ठी भर सिपाहियों के साथ अंग्रेजों की ताकतवर सेना के मुकाबले के लिए तैयार है, और कर चले हम फिदा कविता में दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए देश की पूरी सेना एक साथ है। प्रश्न 2, निम्नलिखित दो प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 60 से 70 शब्दों में दीजिए। तो प्रश्न 2 होंगे और इनमें से आपको एक ही प्रश्न करना है और शब्द संख्या है 60 से 70। 70 से आप 75 शब्द भी लिख सकते हैं। तो इसका क प्रश्न देखते हैं। प्रतिस्पर्धा के युग में लोग अनेक रुग्ण मनोवृत्तियों के शिकार बन रहे हैं। भागकर आगे निकलने के प्रयास में मानसिक तनाव बढ़ जाता है और व्यक्ति मानसिक रोगों का शिकार हो जाता है। प्रश्न है, झेन की देन पाठ के आलोक में कथन की समीक्षा कीजिए और अपना सुझाव दीजिए कि मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो इस कथन के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। और पाठ है झेन की देन। पाठ आपने पढ़ रखा है और इसका बार बार अभ्यास भी आपको ज़रूर करवाया गया होगा। तो प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार देंगे कि प्रतिस्पर्धा के युग में लोग अनेक रुग्ण मनोवृत्तियों के शिकार बन रहे हैं। ये पूरे का पूरा कथन ना लिखकर आप लिख सकते हैं, प्रतिस्पर्धा के युग डैश 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 रोगों के शिकार हो जाता है। उपरोक्त कथन, और आप सीधा यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं कि उपरोक्त कथन पूर्णतः सत्य है। अत्यधिक सुख सुविधाएं पाने की लालसा, भौतिकवादी सोच और विकसित बनने की चाहत ने व्यक्ति की जिंदगी की गतिशीलता में वृद्धि की है। आधुनिक जीवन शैली अपनाने के लिए लोगों की जिंदगी में भी भागम भाग मची हुई है। लोगों के पास अपने लिए भी समय नहीं बचा है। चलने की जगह दौड़ रहे हैं, बोलने की जगह बक रहे हैं और इससे भी 2 कदम आगे बढ़कर मनोरोगी होने लगे हैं। हमारा सुझाव यह है कि मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए मनुष्य को भूतकाल एवं भविष्यत काल के मिथ्या होने को समझकर और इसे सहजता से स्वीकार कर कर जीवन जीते हुए कर्मरत रहना चाहिए और तनाव रहित होकर स्वस्थ जीवन व्यतीत करना चाहिए। प्रश्न 2 का दूसरा प्रश्न है और आपको इन दोनों प्रश्नों में से केवल एक प्रश्न करना है। भारत में हमें अपने विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। हमारे विचारों का विरोध भी हो सकता है। मतांतर, पक्ष विपक्ष होना स्वतंत्र और सशक्त लोकतंत्र का परिचायक है। यह सबका अपना व्यक्तिगत निर्णय है कि वह किसी के विचारों से सहमत होता है या उसका विरोध करता है। यदि कोई आपके विचारों से असहमत होकर आपके मत को अस्वीकार करता है तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और इसका प्रश्न है, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा वर्तमान समय में क्या यह भाव सार्थक हो सकता है? मनुष्यता कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपने विचार प्रकट कीजिए। पहले तो आपको इस पंक्ति का अर्थ बताना है और फिर यह बताना है वर्तमान समय में यह भाव जो है क्या वह सार्थक हो सकता है, और फिर आपको अपनी सहमति व्यक्त करनी है। सहमति व्यक्त करते हुए अपने विचार प्रकट करने हैं। तो पहले पंक्ति का अर्थ आपको बताना है कि विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, अर्थात बुद्ध ने मानवता की भलाई हेतु कार्य किए और लोगों के साथ दयालुता पूर्वक व्यवहार किया। ऐसा करने पर जो लोग उनका विरोध कर रहे थे वे सब भी उनके अनुयायी बन गए क्योंकि उन्होंने उनके प्रति दया का भाव अपनाया। वर्तमान में यह भाव पूर्णतः सार्थक हो सकता है और हम इस बात से पूर्णतः सहमत हैं क्योंकि वर्तमान समय में भी इस तरह का विरोध दया प्रवाह में बह सकता है। वास्तव में दयालु वही है जो दूसरों की भलाई में लगा रहता है और दूसरों की भलाई के लिए जीने मरने वाले ही सच्चे मनुष्य होते हैं। यह बात तो पूर्णतः सत्य है कि सामने वाले अगर विरोध करें और आप उनके विरोध का जवाब विरोध से ना देकर अगर उनके प्रति दया का भाव अपनाएं तो उनका जो विरोध है वह दया प्रवाह में स्वयं ही बह जाएगा। उनका विरोध जो है स्वयं ही खत्म हो जाएगा। प्रश्न 3, पूरक पाठ्यपुस्तक संचयन के किन्हीं 3 प्रश्नों में से 2 के उत्तर दीजिए। और ये 3
अंक के होंगे दोनों प्रश्न। संचयन से कुल 2 प्रश्न करने हैं और ये 6 अंक के होंगे। प्रश्न 3 का क। हरिहर काका पाठ में लेखक ने बताया है कि गांव की ठाकुरबाड़ी का विकास जिस गति से हुआ वैसा किसी और क्षेत्र में नहीं हुआ। यदि गांव में अन्य चीज़ों का भी विकास हुआ होता, जैसे स्कूल, अस्पताल, वृद्धाश्रम आदि, यदि गांव में अन्य चीज़ों का भी विकास हुआ होता, जैसे स्कूल, अस्पताल, वृद्धाश्रम आदि, तो शायद हरिहर काका को वैसी दुर्गति नहीं झेलनी पड़ती। हरिहर काका की दुर्गति के जिम्मेदार सिर्फ महंत और भाई ही नहीं थे, गांव के लोगों का नज़रिया भी था। इस विषय पर टिप्पणी लिखिए। तो आपको ये कथन देखना है, ये आपने कहानी पढ़ ही चुकी है हरिहर काका, और उसके आधार पर आपको ये बताना है कि उनकी जो दुर्गति हुई उसके जिम्मेदार सिर्फ महंत और भाई नहीं थे, गांव के लोगों का नज़रिया भी था। और इस विषय में आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं। आप इसके उत्तर में लिखेंगे कि यदि गांव में अन्य चीज़ों का भी विकास हुआ होता, गांव में स्कूल, अस्पताल, वृद्धाश्रम आदि होते, तो शायद हरिहर काका को वैसी दुर्गति नहीं झेलनी पड़ती। लेकिन हरिहर काका की दुर्गति के जिम्मेदार सिर्फ महंत और उनके भाई को ही नहीं ठहराया जा सकता, गांव के लोगों का नज़रिया भी इसका जिम्मेदार है। क्योंकि गांव के लोग निरक्षर थे, अंधविश्वासी थे। वे भी ये मानते थे कि हरिहर काका को अपनी ज़मीन अपने भाइयों के नाम कर देनी चाहिए, क्योंकि गांव के लोगों की ये धारणा थी कि खून का रिश्ता जो है वह सबसे बड़ा रिश्ता है और उसी के आधार पर पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी धन दौलत देते रहनी चाहिए। दूसरी तरफ गांव के लोग ये भी मानते थे कि हरिहर काका को अपनी ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर देनी चाहिए, क्योंकि उनका अंधविश्वास था कि ऐसा करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अगर गांव के लोग साक्षर होते और उनका नज़रिया बिल्कुल सही होता, वे साक्षर होते तो उनका नज़रिया भी सही होता, तो शायद हरिहर काका की दुर्गति नहीं होती। प्रश्न 3 का ख प्रश्न है सपनों के दिन पाठ से। सपनों के से दिन पाठ के लेखक ने विस्तार से बताया है कि वे अपनी गर्मियों की छुट्टियां किस प्रकार बिताते थे। क्या उनका यह तरीका सही था? तर्क सहित उत्तर लिखिए। किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने हेतु समय प्रबंधन और पूर्व योजना बहुत आवश्यक है। टिप्पणी कीजिए। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि यह प्रश्न कितने भागों में पूछा गया है। आप इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। लेखक अपनी गर्मी की छुट्टियां जिस प्रकार बिताते थे, उनका वह तरीका बिल्कुल सही नहीं था। किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने हेतु समय प्रबंधन और पूर्व योजना बनानी बहुत ज़रूरी है, और योजना बनाते समय उसमें संतुलन बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर विद्यार्थियों का उदाहरण हम देखें तो विद्यार्थियों को खेलकूद और पढ़ाई में संतुलन बनाकर ही आगे चलना चाहिए। समय प्रबंधन और पूर्व योजना के द्वारा ही हम अपने कार्य को निश्चित समय में पूरा कर सकते हैं। अगर लेखक भी छुट्टियां शुरू होने से पहले अपने खेलकूद और ग्रीष्मावकाश कार्य की एक संतुलित योजना बना लेता और समय प्रबंधन के अनुसार कार्य करता, तो उसे मास्टरों की मार ना खानी पड़ती। प्रश्न 3 का ख है, यह नामों का चक्कर भी अजीब है। उर्दू और हिंदवी एक ही भाषा, हिंदी के 2 नाम हैं, परंतु आप खुद देख लीजिए कि नाम बदल जाने से कैसे कैसे घपले हो रहे हैं। नाम कृष्ण हो तो उसे अवतार कहते हैं, और मोहम्मद हो तो उसे पैगंबर कहते हैं। और इससे संबंधित प्रश्न है, उर्दू और हिंदवी के 2 नाम क्यों कहा गया है? दोनों भाषाओं में समानता, विषमता और आवश्यकता पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं और इन दोनों ही भाषाओं में समानता और विषमता बतानी है। उर्दू और हिंदी को हिंदवी के 2 नाम इसलिए कहा गया है क्योंकि नाम, लिपि और शैली भेद के अलावा दोनों एक ही भाषा हैं। आप सभी जानते हैं हिंदी और उर्दू भारत में बोली जाने वाली 2 प्रमुख भाषाएं हैं। दोनों ही भाषाओं की सामान्य शब्दावली भी काफ़ी हद तक समान है। आप अपनी आम बोलचाल की भाषा में उर्दू के न जाने कितने शब्द इस्तेमाल करते होंगे, आपको पता भी नहीं चलता होगा। तो दोनों ही भाषाओं की सामान्य शब्दावली काफ़ी हद तक समान है। हिंदी और उर्दू के व्याकरण भी लगभग समान हैं, उनके सर्वनाम और क्रियापद भी एक ही हैं। समानता के साथ साथ दोनों भाषाओं में
विषमता भी है। हिंदी में संस्कृत शब्दों की अधिकता है, जबकि उर्दू में फारसी और अरबी शब्दों की। हिंदी मुख्यतः देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जबकि उर्दू को फारसी लिपि में लिखा जाता है। आपको इन तीनों प्रश्नों में से सिर्फ 2 प्रश्न करने हैं। अब इसका खंड ख लेखन खंड है और इसमें आपको अनुच्छेद लिखना है 150 शब्दों का। 150 से आप 200 शब्द लिख सकते हैं और ध्यान रखना है कि अनुच्छेद संकेत बिंदुओं के आधार पर ही लिखना है। पहला विषय है पराधीनता का अभिशाप, दूसरा परिश्रम का महत्व और तीसरा युवाओं में भटकाव। और ये जो 3 संकेत बिंदु दिए गए हैं, अनुच्छेद लिखते हुए इन संकेत बिंदुओं को ज़रूर सम्मिलित करेंगे। और ये कुल 6 अंक का अनुच्छेद है और एक अनुच्छेद में केवल एक ही अनुच्छेद लिखेंगे। उस अनुच्छेद के अंदर अलग अलग कई अनुच्छेद नहीं लिखेंगे। प्रश्न 5 पत्र लेखन है। विषय छात्रवृत्ति है। इसके अंक हैं 5। 2 पत्र दिए गए होंगे और आपको किसी एक विषय पर पत्र लिखना है। प्रश्न 6 सूचना तैयार करनी है आपको और 50 शब्दों की सूचना लिखनी है और ये 2.5 अंक की है। इसके साथ एक और विषय है। इन दोनों विषय में से कोई एक सूचना आपको लिखनी है और इसी का ख प्रश्न, उसमें भी सूचना ही है 50 अंकों की और कुल अंक इसके भी 2.5 हैं। इसके साथ भी एक अन्य विषय दिया गया है और इन दोनों में से कोई एक सूचना आपको लिखनी है। ध्यान रखना है कि प्रश्न 6 में 2 सूचनाएं आपको लिखनी हैं 2.5 अंक की, तो कुल अंक 5 हैं सूचना लेखन के। प्रश्न 7 विज्ञापन तैयार करना है 50 शब्दों में और इसका भी कुल अंक, इसके भी कुल अंक 2.5 ही हैं। इसके साथ एक और विषय दिया गया है, या तो आप इस विषय पर विज्ञापन लिखेंगे या इस विषय पर। और इसी के ख भाग में एक और विज्ञापन तैयार करना है 50 शब्दों में। इसके भी अंक 2.5 ही हैं। इसके साथ एक और विषय है, इसमें भी आप या तो इस विषय पर लिखेंगे या इस विषय पर विज्ञापन लिखेंगे। इसमें भी आप ध्यान देंगे कि प्रश्न 7 में आपको 2 विज्ञापन लिखने हैं। दोनों विज्ञापन 2.5 अंक के हैं होंगे और कुल अंक 5 हैं इसके भी। प्रश्न 8 लघु कथा लिखनी है आपको और लघु कथा 120 शब्दों में लिखनी है। 120 में आप 150 शब्द लिख सकते हैं। इसका विषय है अभ्यास की शक्ति अथवा बिना विचारे जो करे। दोनों में से किसी एक विषय पर आपको लघु कथा लिखनी है और यह लघु कथा कुल 5 अंक की होगी। सैम्पल पेपर 2 की आंसर की आपको मेरी वेबसाइट पर मिलेगी और मेरी वेबसाइट है www.madhukalash.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप सैम्पल पेपर 2 की आंसर की देख सकते हैं। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधु कलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।